दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। रामगंगा नदी इस उद्यान की जीवन रेखा है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के साथ हुए संघर्ष में एक स्लॉथ भालू की मौत हो गई। कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यह उद्यान हिमालय की तलहटी में उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है। रामगंगा नदी इस उद्यान की जीवन रेखा है। यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, अलवणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये समुद्र के पानी को खारेपन से मुक्त करने की प्रक्रिया है। कथन 2 है, इसमें समुद्र से नमक को अलग करने के लिए थर्मल आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लक्षद्वीप में एक हरित एवं स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। विशेषज्ञों ने कई मौके पर इस बात पर जोर दिया है कि पेयजल और स्वच्छ जल की कमी को कुछ हद तक अलवणीकरण से कम किया जा सकता है। बता दें कि समुद्र जल को खारे पानी या नमक से मुक्त करने की प्रक्रिया को अलवणीकरण यानी डीसैलिनेशन कहा जाता है। ये सदियों पुरानी अवधारणा है जो समुद्र से नमक को अलग करने के लिए थर्मल आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली का उपयोग करती है। ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पृथ्वी पर भविष्य में स्वच्छ जल की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी ABHA निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता स्कैन एंड शेयर सेवा ने अब तक 10 लाख मरीजों को लाभ पहुंचाया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA अपने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में दक्षता लाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक प्रयास आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा है जो OPD ब्लॉक में रोगियों के लिए तत्काल पंजीकरण को सक्षम बनाता है। आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है। इसे 6 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प सही है। इस सेवा के तहत रोगी अपना आभा खाता बनाकर बिना कोई फॉर्म भरे ही पंजीकरण करा के अस्पताल के साथ अपनी आभा प्रोफाइल साझा कर सकते हैं। बताते चलें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। कथन 2 है, यह राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की एक पहल है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने UPI के माध्यम से मर्चेंट लेन देन के लिए अतिरिक्त शुल्क की सिफारिश की है। आपको बता दें कि NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, इसलिए कथन 1 सही है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही हुआ। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट या फिर वस्त्र। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वस्त्र। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कलाबुर्गी में पीएम मित्र पार्क की स्थापना पर कर्नाटक के लोगों को बधाई दी। पीएम मित्र का पूरा नाम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। इस योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। इसके तहत 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ये योजना भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अनामुडी हाथी रिजर्व केरल में स्थित है। कथन 2 है ओडिशा राज्य में कोई हाथी रिजर्व नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मानव पशु संघर्ष से निपटने हेतु बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए मैसूर हाथी रिजर्व में संघर्ष प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग की है। आपको बता दें कि भारतीय हाथी मध्य और दक्षिण पश्चिमी घाट, पूर्वी एवं उत्तरी भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 और साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है। यह देश के 28 में से 16 राज्यों में पाया जाता है। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। अभी तक भारत में 33 हाथी रिजर्व घोषित किए गए हैं। केरल राज्य में वायनाड, नीलांबुर, अनामुडी और पेरियार हाथी रिजर्व स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। जबकि ओडिशा राज्य में मयूरभंज, महानदी और संबलपुर हाथी रिजर्व स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में चर्चित लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हाल ही में सूरत की अदालत ने 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल की जेल की सजा सुनाई। 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए की धारा 8(3) के अनुसार सांसद या विधायक के 2 साल या उससे अधिक की सजा के अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जबकि इसी अधिनियम की धारा 8(4) में कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है और उस अवधि के भीतर दोषी विधायक उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते थे। हालांकि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसलिए विकल्प बी सही है। अब 2 साल या उससे अधिक की सजा पाए सांसद या विधायक को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। कथन 2 है हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया बयान के अनुसार हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 6.44% पर आ गई, जो जनवरी में 6.52% थी। बता दें कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था में खाद्य और ईंधन घरेलू खपत बास्केट का 80 से 15% हिस्सा होता है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह 30 से 40% होता है। इस संबंध में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक प्रासंगिक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतरणा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कथन 2 है ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
एक और दो दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैतरणा नदी से रेत की अवैध निकासी महाराष्ट्र के पालघर जिले में रेल पुल की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। बता दें कि वैतरणा नदी मुंबई के उत्तर में और तापी नदी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ। वैतरणा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पिंजल, गंजई, सूर्या, धरजी और तानसा। इस नदी के बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक जिलों में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले ये 2019 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 2014, 2016, 2018 या फिर 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2014। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक पहल कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट शुरू की। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अपनी तरह की पहली पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को स्थायी प्लेसमेंट देने वाले उद्योग भागीदारों के लिए एक मांग आधारित स्किल इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में रोजगार प्रदान करेंगे। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी वर्ष 2014। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। कथन दो है, इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी का संचयन और संरक्षण करना है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने लोकसभा में मिशन अमृत सरोवर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन अमृत सरोवर ने शुरू में 15 अगस्त 2023 तक पूरे भारत में 50,000 अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण या कायाकल्प करने के लक्ष्य की योजना बनाई थी, लेकिन अब 15 अगस्त 2023 तक अतिरिक्त 50,000 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी का संचयन और संरक्षण करना है। इस तरह विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही होंगे। इस मिशन की मुख्य विशेषताओं को देखें तो इसमें शामिल है, इसी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, जिसकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होगी। इसके लिए अलग से कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। यह मिशन राज्यों में चल रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम करता है। इन योजनाओं में मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी आदि के साथ विभिन्न राज्यों की अपनी योजना शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कथन दो है, यह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।